याद रखिए, गरीबों से जुल्म इसलिए होता क्योंकि गरीबों के लिए लड़ने वाला कोई नहीं होता। हाँ, लोग बड़े बड़े भाषण दे देते गरीबों के बारे में, मगर जब गरीब पर जुल्म होता, उनकी आवाज बनना, उनकी तकलीफ को अपने सीने में महसूस करना, वो लोग नहीं करते। आप साबिर भाई को एक मर्तबा मौका दीजिए ताकि वो आपके मेले बनकर गरीबों से, कमजोरों से उनके हक के लिए लड़े, कमजोरों को ताकतवर बनाएंगे, मजलूमों से इंसाफ उनको दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी ना कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहती है, बल्कि कांग्रेस पार्टी कमजोरों को और कमजोर करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मजलूमों से इंसाफ करना नहीं चाहती, बल्कि जालिमों को और पैदा करना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप अपने वोट की अहमियत को समझिए, अपनी वोट की कीमत को समझिए। आपको फायदा मिलना चाहिए। मजलिस आपके सामने आकर ये कहती है कि आप साबिर काबुली वाला को सिर्फ एमएलए नहीं बना रहे, बल्कि आपको ताकतवर होना है। लोग वोट डालकर नेता को मोटा बना देते हैं और वो नेता जीतकर जनता को और कमजोर कर देता है। हम जब जीतते हैं तो ना सिर्फ एमएलए एमपी बनते, बल्कि गरीबों का साथ देते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, उनके हुकूक के लिए लड़ते हैं। उन पर जब जुल्म होता है तो हम सबसे पहले सामने आ जाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको तयक़ुन दे रहा हूं कि आप साबिर भाई को कामयाब करेंगे और जमालपुर की जिम्मेदारी असदुद्दीन ओवैसी की होगी। मैं आऊंगा, आप मेरा हाथ पकड़ लेना, आप मुझसे कहना कि हमने तुम्हारे कहने पर साबिर काबुली वाला को वोट दिया। हमारा काम कब होगा, ये आपका हक होगा और मैं फख्र महसूस करूंगा कि मैं यहां पर आपके दरमियान में रहकर आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपके इंसाफ के लिए हम काम करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि जमालपुर से अगर भाजपा की कामयाबी को कोई रोक सकता है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। अगर भाजपा को कोई रोक सकता है जमालपुर से कामयाब होने के लिए तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो इसीलिए आप मुत्तहिदा तौर पर यूनाइट होकर, इत्तेहाद को मजबूत करके आप मजलिस को वोट दीजिए। मैं तमाम लोगों से अपील कर रहा हूं कि भाजपा को हराइए। यहां से मुकाबला जमालपुर में, मुकाबला मजलिस का और बीजेपी का है, मुकाबला ओवैसी का और मोदी का है। अब आपको फैसला करना है कि क्या आप ओवैसी को कामयाब करेंगे या भाजपा को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने वोट का नुकसान मत करिए, अपने वोट का नुकसान मत करिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे जरा सी गलती हो जाए और उसके बाद आप याद रखेंगे मेरी तकरीर के अल्फाज को, अरे एक दीवाना आकर हमसे कह रहा था, हमने उसकी बात का यकीन नहीं किया। आप एक मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी की बात का यकीन करिए। जमालपुर में आप देखेंगे कि कैसे तेजी से डेवलपमेंट का और विकास का काम होगा। मैं जानता हूं साबिर काबुली वाला साहब को, और साबिर काबुली वाला साहब भी मुझे जानते हैं कि जब मैं किसी के पीछे पड़ जाता हूं तो उनको चैन से बैठने नहीं दूंगा। आप कामयाब करो साबिर भाई को, मैं साबिर भाई को चैन से नहीं बैठने दूंगा। साबिर भाई आप ही के गली कूचों में फिरते रहेंगे, आते रहेंगे और महीने में कम से कम 2 मरतबा मैं इसी इलाके में आऊंगा। और हमारे भाई जो बल्दिया के इलेक्शन लड़े थे मगर 100 वोट से वो नाकाम साबित हुए, हबीब भाई इमामुद्दीन शेख साहब, वो और हम मिलकर साबिर भाई का जीना हराम कर देंगे। एक बार आप कामयाब कर दो इनको, साबिर भाई को खूब काम कराएंगे। साबिर भाई को हम बाउंसर मारने नहीं देंगे, साबिर भाई को यहीं बिठाकर आपका काम करवाएंगे और आप बोलेंगे कि हाँ, जो हमसे वादा किया गया था वो पूरा हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भाजपा के लोग बोलते हैं कि गुजरात को मोदी ने बनाया। अब आप बताइए कि गुजरात में 20 जिलों में
सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। 33 में से 20 जिलों में अस्पताल में सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। मोदी जी, आपको फोटो लेने का इतना शौक है, मगर सिटी स्कैन आपने नहीं लगाया। आप देखिए, मोदी जी और कैमरे के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। अगर आ गया तो बोलते हैं हटो। मगर गुजरात के 33 जिलों में से 20 में सिटी स्कैन नहीं है। 28 डिस्ट्रिक्ट में एमआरआई की मशीन नहीं है। अगर ये मशीन होती तो कोविड में जो लोग मर गए बच जाते थे। कोविड में जो लोग मर गए इसीलिए मर गए कि सिटी स्कैन अगर करते तो मालूम होता कि उनके लंग्स, उनके फेफड़े कितने खराब हो चुके हैं। मगर आप कहते हैं कि गुजरात आपने बनाया। क्या बनाया आपने? आपको मालूम, गुजरात में सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स होते हैं 1390। उसकी जरूरत है सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर की। तो भारत के प्रधानमंत्री जो आज कह रहे हैं कि गुजरात को मैंने बनाया, कितने आपने डॉक्टर उसमें से अपॉइंट किए? 1390 में से सिर्फ 13 काम कर रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर अगर रहेंगे ये गवर्नमेंट के अस्पतालों में तो गरीब का फायदा होगा। गुजरात को भाजपा कहती है कि मोदी ने बनाया। आपको मालूम कि मोदी की हुकूमत खुद कहती है कि अगर कोई गरीब गवर्नमेंट के अस्पताल में जाता है तो सबसे ज्यादा उसकी जेब से जो पैसा खर्चता है उसमें गुजरात का नंबर आता है। प्राइवेट दवाखाने में नहीं, गवर्नमेंट के दवाखाने में जाता है तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसका सबसे ज्यादा हो जाता है। आप बताइए फिर कौन सा विकास गुजरात में हुआ है? भाजपा वाले कितना झूठ बोलेंगे। मैं ये डेटा दे रहा हूं, अगर कोई इनकार करेगा तो बताओ, वक्त बताओ, बैठकर 10-10 मिनट बात कर लेंगे। तुम 5 मिनट में अपनी चप्पल बगल में रख के भाग जाओगे। आपने क्या किया गरीबों के लिए? आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया और बड़ा बड़ा भाषण देते, लंबा लंबा छोड़ते, हमने ऐसा कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या किया आपने बताओ? यहां पर साफ पीने का पानी नहीं है। 27 साल में तुमने पीने का पानी साफ नहीं दिलाया यहां पर पीने के लिए। स्कूल नहीं है, ड्रेनेज लाइन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर दूसरे इलाकों में अगर आता है तो इस बस्ती में क्यों नहीं आता? क्या इस बस्ती में बसने वाले अगर गरीब हैं, मजलूम हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं तो उसको नजरअंदाज करके रख दिया जाएगा और सिर्फ दौलतमंदों के इलाकों में काम होगा, गरीबों के इलाके में काम नहीं होगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां का एमएलए कमजोर है, उसको लड़ना नहीं आता, उसको कॉम्प्रोमाइज करना आता है। वो अगर कोई लड़ने वाला होगा तो काम कराएगा, आपके लिए लड़ेगा। और मुझे यकीन है कि साबिर काबिलीवाला को इंशाअल्लाह अगर अल्लाह कामयाब करेगा आपके दुआओं से और आपके वोट से, तो यकीनन ये तमाम नाइंसाफियां खत्म किए जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे यह भी बताया गया कि रिवर फ्रंट के पास जितने मकानात थे डेवलपमेंट के नाम पर तोड़ दिया गया और ईडब्ल्यूएस क्वार्टर्स बना दिए। और ऐसे क्वार्टर बनाए मोदी जी ने कि कभी भी गिर जा सकते, वो इतने कमजोर बनाए। अच्छा, बेवाओं को पेंशन मिलता? बेवाओं को पेंशन मिलता? यहां पर मिलना चाहिए। आप बताइए फिर गुजरात में आप कहते हैं कि हमने गुजरात बनाया, गरीबों को अनाज नहीं मिलता। बीपीएल का इतना बड़ा नंबर लिख दिए मगर गरीबों को कुछ अनाज नहीं मिलता। ये आपके मसले, ये मसलों का अगर आप हल चाहते हैं तो आप मजलिस का साथ दीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव हम बगैर किसी का से खौफ खाए डरे चुनाव लड़ेंगे। आप खुलकर काम करिए, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी से मत डरिए, सिर्फ अल्लाह से डरिए। इंसानों से डरना आपका और हमारा काम नहीं है। हम ना इंसानों से डरते हैं, ना हैवानों से डरते हैं, ना जालिमों से डरते हैं।
क्योंकि हम जो वक्त लिखा कर लेकर आए उसी वक्त तक रहेंगे। जब टाइम खत्म हो गया तो सबको जाना है, कोई ज्यादा दिन नहीं रहने वाला यहाँ पर। ज्यादा कोई शान पत्ती करेगा मैं ऐसा हूं, कुछ भी नहीं होगा। अलेक्जेंडर आदि दुनिया को फतेह किया मगर दुनिया से जाना पड़ा। बड़े बड़े बादशाह है मगर दुनिया से जाना पड़ा। सब जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे हम गरीबों के लिए लड़ते रहेंगे, मजलूमों के लिए लड़ते रहेंगे, आप पर आंच आने नहीं देंगे, आपकी तरक्की के लिए लड़ते रहेंगे। इस बात का वादा मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, भाजपा बीजेपी कहती है कि गुजरात बना दिया। अरे मोरबी का ब्रिज कौन बनाए थे? कौन बनाए थे मोरबी का ब्रिज? मोदी जी। 140 लोग मर गए उसमें, 50 मासूम बच्चे मर गए उसमें, और एक 2 साल का बच्चा था। सोचो आप उस पर क्या गुजर रही होगी। अच्छा, गुजरात में इंसाफ देखो आप। एक जगह पर एक गर्भा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में 6-7 बच्चों को पकड़ा गया केडिया में। तो गुजरात की सरकार ने पत्थर फेंकने के इल्जाम में उन बच्चों को बीच रोड पर लाकर आवाम को, जनता को जमा करके उनको लठों से मारने लगाया। फोटो वीडियोग्राफी की गई, और जो ब्रिज से लोग 150 लोग मर गए, वो कंपनी के दौलतमंद को पकड़ा नहीं जाता। मोदी जी, आपको दौलतमंदों से इतनी मोहब्बत क्यों है भाजपा वालों? जो इसकी वजह से 140 लोग मर गए, उसको कोई हाथ नहीं लगाता। जिन पर इल्जाम है पत्थर फेंकने का, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है, उनको रोड पर लाकर पीटा जाता है। बिल्किस बानो का मसला आपके सामने। कौन बोला बिल्किस बानो के बारे में? इन बच्चों को जब मारा गया तो किसने कहा कि हैवानियत है? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। बिल्किस बानो का मसला, जो बच्ची का रेप किया गया, वो प्रेग्नेंट थी, उसके सामने उसकी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया गया, उसकी मां का रेप हुआ, उसका कत्ल कर दिया गया। मोदी जी की सरकार उन कातिलों को छोड़ देती, उनको छोड़ देती। नरोडा पार्टियों में 90 लोगों का कत्ल करता है एक आदमी, 1-2 का नहीं, 90 लोगों का कत्ल करता है। उसको कोर्ट लाइफ की सजा देती है, वो निकलता है जेल से और भाजपा के लिए काम करता है, कहता है मोदी जी को वोट दो। एक कातिल काम करेगा जिस पर 90 लोगों को कत्ल करने का इल्जाम है। कौन सी बात भाजपा करती है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो कातिल है 90 लोगों का, वो कह रहा है कि मोदी को वोट दो। तो किससे इंसाफ होगा? जिन लोगों को मारा होगा, जिनका कत्ल किया होगा, उन लोगों पर क्या गुजरती होगी कि जब उनके इलाके में आकर कहेगा कि मोदी जी को वोट दो, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी, आप अंदाजा लगाइए। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हिजाब का मसला उठा भारत में। किसने हिजाब के ताल्लुक से कहा कि हिजाब हमारे कल्चर का हिस्सा, हम पहनेंगे हिजाब? कौन बोला? क्या कांग्रेस का कोई आदमी बोला? नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के ताल्लुक से बिल बीजेपी लेकर आई, 3 मरतबा लेकर आई, 3 मरतबा अल्लाह के फजल व करम से असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी दलीलों के साथ भारत के संविधान को सामने रखकर कहा कि गैर कानूनी कानून है, ये संविधान के खिलाफ कानून है। बताइए कोई और पार्टी बोलती है? CAA का कानून का मसला आया, और जब पार्लियामेंट में बिल आया तो किसने? मोदी के 300 एमपीओं के सामने, अमित शाह के सामने हमने कहा यह कानून काला कानून है, मैं इसको नहीं मानता, इसको फाड़ दिया मैंने। बताओ, पूछो इन लोगों से जो आज मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, मुझको गालियां देते हैं, मुझ पर क्या क्या इल्जाम लगाते हैं। और फिर उत्तर प्रदेश में इस साल फरवरी में 6.5 फीट के फासले से मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चलाई गई। ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ने कह दिया, फैसला कर लिया था कि उस दिन मैं नहीं मरूंगा।
गोलियां चलाने वाले कौन थे? वो भाजपा के चाहने वाले थे। इसके बावजूद भी हम पर इल्जामात लगते हैं। गोलियां हमारी गाड़ी पर चलती हैं। CAA का कानून पार्लियामेंट में हम फाड़ते हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में कहते हैं गलत कानून है, हम कहते हैं। UAPA का कानून आया, उसके खिलाफ हम कहते हैं। हिजाब पर हम कहते हैं, और सब लोग खामोश बैठे रहते हैं। आप किसको वोट देंगे? जो खामोश बैठे हैं, जो आपके लिए लड़ेगा उसका आप साथ देंगे। इसका फैसला 5 तारीख को आपको करना है। इसका फैसला आपको करना है। अगर जो खामोश बैठे रहते हैं, अगर आप उनका साथ देंगे तो याद रखिए आपका फैसला होगा। मगर कहीं खुदा ना खास्ता आगे जाकर वो हमको हमेशा के लिए खामोश ना कर दे, तो आपको लड़ने वालों की जरूरत है। आपको अपनी आवाज को भिजाना है। गुजरात के विधानसभा में आप साबिर काबुलीवाला को एमएलए नहीं बना रहे, आप अपनी आवाज को गुजरात के विधानसभा में भिजा रहे हैं। हम सिर्फ 13 सीट पर लड़ रहे हैं। लोग बोलेंगे और मीडिया के लोग पूछते हैं, अरे ओवैसी साहब, आप सिर्फ 13 क्यों लड़ रहे हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा? गुजरात में तो 182 असेंबली की सीटें हैं। क्या हो जाएगा अगर 5-6 जीत कर आ जाएंगे? तम उनसे एक ही जवाब उनको देते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में 540 के करीब लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 303 भाजपा के हैं और मंजलिस के 2 हैं। और जब इन 2 में से एक 6 मिनट की तकरीर के लिए खड़ा हो जाता तो भाजपा के 300 एमपियों के पेट में, सर में दर्द शुरू हो जाता। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर मंजलिस के 3-4 एमएलए जीतकर गुजरात की विधानसभा में चले जाएंगे, सरकार किसी की बनेगी, मगर सब परेशान होंगे कि ये मंजलिस के लोग क्या बोलेंगे। मंजलिस के लोग गरीबों की बात करते हैं, कमजोरों की बात करते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं हम लोग। तो मेरे इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि 5 तारीख के दिन अपना एक वोट पतंग के निशान पर दीजिए। अब ये कांग्रेस वाले, अब कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है। 27 साल से नरेंद्र मोदी इनको चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। 27 साल से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लोगों को चाय पिला पिला कर हरा रहे हैं। और चाय में मेरे ख्याल से चाय कम होती, दूध और मलाई ज्यादा होता। तो कांग्रेस जिम्मेदार है 27 साल से अगर भाजपा गुजरात में जीत रही है तो। मगर कांग्रेस के लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, ओवैसी आने की वजह से भाजपा जीतेगी। बोलते हैं ना, ये वोट काटेगा। अरे मैं काटने नहीं आया हूं, मैं मिलाने आया हूं, हक लेने आया हूं गरीबों का। अब 182 में से अगर हम 13 लड़ रहे हैं तो बचे 169, बचे ना। आप पूरे जीत जाओ, कौन रोक रहा आपको? आप नहीं जीत पाएंगे। और बोलते हो वैसी भड़काऊ भाषण देता है। अभी कोई मीडिया के लोग हमारे इंटरव्यू लेकर गए, बोले लोग आपको भड़काऊ भाईजान बोलते हैं। मैंने कहा भड़काऊ के तक समझ गया मैं, मगर अगर भाईजान बोलेंगे तो रिश्ता नाजुक हो जाएगा, याद रखना। मत बोलो, भड़काऊ कह दो। भाईजान बोलेंगे तो फिर हम घर में भाईजान किसको बोलते आपको नहीं मालूम। तो बोले क्या बोलते? मिला छोड़ दो, इसी पर बात लो, चले जाओ, वरना तुम तकलीफ हो जाएगी। भड़काऊ भाईजान क्या भड़काऊ भाईजान है? सच्चाई को बयान करना, भारत के प्रधानमंत्री की गलतियों को दोहराना, उनके 15 लाख के वादे को झूठा बोलना भड़काऊ भाषण है। 15 लाख का वादा मोदी जी ने किया था, इसी गुजरात में बैठकर किया था कि पूरे ब्लैक मनी का पैसा आ जाएगा, भाइयों बहनों आपके अकाउंट में डाल दूंगा 15। बेचारा गरीब खुश हो गया। अरे 15 लाख, पूरा गरीब। अरे 15 लाख, 15 पैसे नहीं आए उसके जनधन के अकाउंट में। वही 2000 आए, कभी 1500 आए, ले लो, ये कर लो। अब हम जब इसको बयान करते, कांग्रेस वालों को तकलीफ हो जाती है। हर कांग्रेसी बोलता है अरे ओवैसी तू
इस तरह की तकरीर क्यों करता? अच्छा, इतनी देर से हम हमारा भाषण सुन रहे हैं, हम किसी के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ बोले? किसी के खिलाफ नहीं बोलते। अब इनको तकलीफ क्या है कि ये कैसे बोलता है? अरे तुम भी तो बोलो, अल्लाह तुम्हारे को भी जबान दिया ना, मगर तुम्हारी जबान नहीं चलेगी क्योंकि तुम्हारी जबान कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है मोदी के साथ। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम्हारे सीने में गरीबों की तकलीफ नहीं है। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं चलती क्योंकि तुम गरीबों की तकलीफ अपने सीने में महसूस नहीं करते। और मेरा मानना यह है कि जो शख्स गरीबों की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करता, जो रात के अंधेरे में उठकर इन गरीबों के लिए अल्लाह से दुआ करता कि अल्लाह मैं भी गुनाहगार हूं, इन मजलूमों पे तो रहम कर दे, उसी की जबान चलती है। क्योंकि धड़कता हुआ दिल चाहिए जबान चलने के लिए। जिसका दिल मुर्दार हो गया उसकी जबान नहीं चलती। मेरी बात को याद रखो आप। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप 5 तारीख के दिन अपना एक अकाउंट का सही इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग डरा रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर आप डराना चाहते हैं तो याद रखो, अब जनता डरने वाली नहीं है। तुम डराओ, कुछ भी करो, मगर जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो उनको सिर्फ पतंग ही नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी मां और बहनों को पतंग नजर आएगी, हमारे बुजुर्गों को पतंग नजर आएगी, और हमारे नौजवान 5 तारीख को राम रहीम नगर के आसमानों पर खाली पतंग 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 लहराएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी के इल्जामात की ना मैं परवाह करता हूं ना आप परवाह करिए। ये 27 साल से भाजपा को कामयाब कर रहे हैं। ये 27 साल से मोदी से मिले हुए, हम पहली मर्तबा आए हैं, ये आखिरी मर्तबा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं आपके दरमियान में आता रहूंगा। मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार मां और बहनों से, नौजवानों से इस बात का भी वादा कर रहा हूं, अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो मैं तुम्हारे दरमियान में रहूंगा। और जिस दिन मैं जाऊंगा इस दुनिया से तो तुम्हारे ही कंधे पर कब्रिस्तान को जाऊंगा। तुम्हारी दुआओं का मैं मोहताज हूं। मैं जालिमों की दुआओं का मोहताज नहीं हूं। मैं मजलूमों का मुझे साथ चाहिए। कमजोर जो होगा वो मेरी आंख में मजबूत होगा। तुम्हारे आंख के आंसू मेरे दिल को भी रुलाते हैं। यकीनन मुझे तकलीफ पहुंचती है, चाहे जुल्म किसी पर हो। किसी इंसान पर जुल्म होता है तो तकलीफ होती है। तो इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 5 दिसंबर के दिन आप पतंग के निशान पर मंजलिस को वोट देकर साबिर भाई को कामयाब करिए। ये आपके सामने जो मैंने वादे किए हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम उन पूरे वादों को इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। जल्द से जल्द फैक्ट्रियां खुलाने की कोशिश जारी है और जारी रहेगी। यहां पर आपका जो पीने के पानी का मसला है, मंजलिस और साबिर भाई उसको हल करेगी। ड्रेनेज नहीं है, लाइट नहीं है, लाइट के मीटर का बिल ज्यादा आता है, बेवाओं को पेंशन नहीं मिलता, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मंजलिस को मौका दीजिए आपकी खिदमत करने का। और दिल्ली का एक छोटा रिचार्ज भी आया हुआ है, उसका भी भरोसा मत करिए। छोटा रिचार्ज है वो। इसी पर बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूं और नौजवानों से अपील करूंगा कि 5 तारीख को क्या करोगे? सीधा बस। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।